novel 5 Point Someone, and even the movie Hello. It is also based on Chetan Bhagat's international bestseller One Night at Com. So with this, Tanmay is with us, who is a student of EMRC DAVB, and he is one of the most active member of our LOS, and he has a deep interest in documentary film making and cinema, literary writing and script writing. So, not taking much of your time, I would like Tanmay to take over. I just request you to have it little interactive. In case if you like something, please do clap and appreciate the person's thought. Tanmay, you can start. Good morning, friends. I am Tanmay Chandniwala. I am from EMRC DAVB, जैसे मैम ने बताया. I'm actually my topic is impact of cinema on literature and literature on cinema. सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ हम ये बात आज कर क्यों रहे हैं. एक्चुअली वो जो मोटिव था लोअल का, हम लोगों में यूथ में एक इम्पैक्ट जगाना था फॉर रीडिंग. हम लोग रीडिंग स्टार्ट करें, अवेयर हो जाए फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. और ऐसा होता भी है फेसबुक पे और जनरली जो हमारी मीटिंग्स हैं उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, नया नया पढ़ें, इंटरेस्टिंग पढ़ें. जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने एक टॉपिक रखा कि अगर कोई बुक को मूवी से अगर चेंज किया जाए, अगर मूवी से उसे रिलेट किया जाता है तो लोग ज़्यादा उसे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि मूवीज़ में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग. तो अगर हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, जैसे सबका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हैरी पॉटर. हैरी पॉटर की बात मैंने बहुत कम करी है अपने पूरे प्रेजेंटेशन में, बिकॉज हैरी पॉटर के बारे में लगभग सभी जानते हैं. हैरी पॉटर जब से इसका फर्स्ट पार्ट आया उसके बाद से इसका जो बेस्ट सेलिंग बढ़ा और आज ये इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा ग्रॉस एज अ बुक भी है और मूवीज में सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग करा है. तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि लिटरेचर का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मूवी होने पे उसका. या अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में भी अगर ग्लैमर से कनेक्ट किया जाए, जैसे चेतन भगत एक तरह से लिटरेचर की दुनिया में ग्लैमर का नाम है. तो अगर चेतन भगत की जो बुक्स हैं वो आज इतनी ज़्यादा चलती क्यों है, बिकॉज वो ग्लैमर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. लोग उसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ा है या उसकी मूवीज़ को देखा हुआ है. तो दैट्स वाई इस तरह से मुझको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि किस तरह नई बुक्स पढ़ी जाए. आज आपके पास में एक पेज है मेरे पास, मैंने आपको दिया है, जिसमें कुछ बुक्स हैं. इन बुक्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ. They are related to both impact of cinema on literature and literature on cinema. ये बुक्स जो हैं जो उनके रेट्स लिखे हैं, ये flipkart.com जो इंडिया की अभी जो साइट आई है बहुत ज़्यादा अच्छी साइट है. ये आपके घर तक बुक पहुँचा देगी जो आपको सो स्टार्ट फ्रॉम थिएटर. मैं थिएटर से इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ बिकॉज थिएटर इज द मदर ऑफ सिनेमा. सिनेमा की अगर हम बात करते हैं तो पहले थिएटर आया, मतलब थिएटर जब स्टार्ट हुए थे वो भी ऑब्वियसली लिटरेचर भी स्टार्ट किए हम लोगों ने. तो मैं सबसे पहले थिएटर की बात करना चाहूँगा. सबसे पहले मैं बात करूँगा शेक्सपियर. शेक्सपियर एक ऐसा पर्सन है जिनकी राइटिंग्स को सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया गया दूसरी चीज़ों में. लाइक थिएटर्स और सिनेमा के अंदर सबसे ज़्यादा शेक्सपियर को ही उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, कन्वर्ट किया है सिनेमा में और थिएटर में. सो सबसे पहले मैं बात करूँगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम. बहुत ज़्यादा ही फेमस नॉवेल्स हैं ये राइटिंग है विलियम शेक्सपियर की. इसके ऊपर BBC जो है वो कंडक्ट करवाता है कुछ प्लेस जो अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह प्ले होता है. इसके अलावा मैं बात करूँगा हैमलेट. हैमलेट बहुत ज़्यादा फेमस है. हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट और ओथेलो, इसका नाम भी आप सबने ज़रूर सुना होगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं. एंड अगर आपको शेक्सपियर के बारे में कुछ थोड़ा भी पता हो तो आपने ज़रूर इस बात को सुना होगा कि ये जो हैमलेट है, रोमियो एंड जूलियट और ओथेलो, ये इनके बहुत फेमस नॉवेल्स हैं और इनके ऊपर बहुत सारे प्लेस आज भी होते रहते हैं अमेरिका में और इंडिया में भी. इवन उसका हिंदी फॉर्म भी होता है. ओंकारा बेस्ड ऑन ओथेलो. इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे. अभी मैं बताना चाहूँगा एक और एक फैक्ट वाली बात है. एक बूस्टर ग्रुप है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में ये स्टे कर रहा है. शायद लॉस एंजलिस में न्यूयॉर्क में, दोनों में से एक जगह ये इन एग्जिस्टेंस है. बूस्टर ग्रुप ये क्या करता है, हैमलेट पे एक मूवी बनी थी 18th सेंचुरी में, एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनी थी जिसका नाम हैमलेट है. वो मूवी को ये पीछे बैकग्राउंड में चलाता है ऑन द बिग स्क्रीन. वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जब धीरे धीरे फेड आउट होती है तो इसके जो नए कैरेक्टर्स हैं थिएटर के वो आगे उसी सीन को फिर से प्ले करता है. तो टोटल 3 आवर्स की जो मूवी है
उसको ये लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि मतलब जो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगे एक अलग क्रिएटिव मैनर है उसका। आगे जो लोग खड़े होते हैं वो उसी चीज़ को प्ले कर रहे हैं जो पीछे चल रहा है, तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और ये चीज़ भी लोगों को अच्छी लगती है। तो एक क्रिएटिव चीज़ है विलियम शेक्सपियर को लेकर। अब होता ये है कि वहाँ के लोग जो विलियम शेक्सपियर पढ़ते हैं वो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो सिनेमा की जो एग्जिस्टेंस है, जो थिएटर प्ले वहाँ हो रहा है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में सबने पढ़ा होगा, स्कूल्स में और कॉलेजेस में, आर्ट्स में, हर जगह इनकी पोएम्स और लिटरेचर्स इनके अवेलेबल हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ग्रेट राइटर और नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर, written a huge number of plays from 1898 to 1934 and all are admirable even today in parts of United Kingdom. यूके के अंदर आज भी इनके जो प्लेज हैं उन्हें बहुत पसंद किया जाता है, जो इनके लिखे गए प्लेज हैं। इनकी बेस्ट ऑफ हिज राइटिंग वाज पिग्मैलियन। पिग्मैलियन इनका सबसे ज़्यादा अच्छा राइटिंग था जिसे प्ले में और मूवी में चेंज किया गया। इसके प्लेज आज भी होते हैं। इस पर बेस्ड एक मूवी बनी थी सेम नाम से पिग्मैलियन, जिसे अकेडमी अवार्ड मिला था 1938 में। अलग तरह का लिटरेचर था आई एम माई ओन वाइफ। इस पे बेस्ड प्लेस न्यूयॉर्क में होते हैं, रेगुलरली बेसिस पे होते हैं। एक प्ले एक औरत इसे प्ले करती है, एक जो लेडी होती है वो। इसके राइटर थे डग राइट। इसके अलावा आपके पास जो पेपर है उसके अंदर पहली बुक भी था 39 स्टेप्स। तो 39 स्टेप्स को भी स्कॉटलैंड के अंदर एक प्ले होता है। इसके राइटर हैं पैट्रिक बार्लो। पैट्रिक बार्लो इसके प्ले राइटर हैं और इसे बहुत अलग अलग लोगों ने इस पर रिसर्च भी करी है। 2005 में इसका प्रीमियर हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर। इसके अलावा मैं एक एक अलग बात करूँगा, एक रफ्ता रफ्ता करके एक प्ले होता है। इट्स अ यूनिक प्ले। रफ्ता रफ्ता नाम आपको हिंदी लगेगा, एक्चुअली ये प्ले इंग्लिश है, लेकिन इसे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी प्ले राइटर आयूब खान दिन ने लिखा है। एंड ये नेशनल थिएटर लेटरटन के अंदर होता है। लेटरटन लंदन के पास में एक जगह है, वहाँ पे होता है। और आयूब खान दिन ने इसका प्ले राइट किया है। एक्चुअली में ये बेस्ड है, इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम बिल नॉटन्स ऑल इन गुड टाइम्स। ऑल इन गुड टाइम्स करके एक लिटरेचर आया था, उस पर बेस्ड है। और इसके अंदर से जो 39 स्टेप्स है वो आपके उसमें है, अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड नॉवल। इसके अलावा अरिस्टो के ऊपर भी एक प्ले होता है, अरिस्टोटल, उसका नाम है अरिस्टो, उस प्ले का नाम अरिस्टोटल के ऊपर होता है वो। ये चिचेस्टर के अंदर होता है। ये 2008 में इसे प्ले किया था अमेरिकन बॉर्न प्ले राइटर मार्टिन शर्टन ने। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेस, नो मैनी मोर। इसके अलावा कुछ और प्लेस भी हैं। एक पॉपकॉर्न करके एक प्ले होता है, कुछ 18+ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, उस पर एक प्ले होता है, ये भी लिटरेचर बेस्ड है। लोम्बार्डी करके एक प्ले होता है, वहीं पे यूके यूएसए में होता है। द ग्रीन पेस्टर्स करके एक प्ले होता है, द पिटमैन पेंटर्स एंड एजुकेटिंग रीटा, ये कुछ प्लेस होते हैं। इसके बाद मैं एक आई ओपनिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको थिएटर के बारे में, जो लिटरेचर बेस्ड है। आप लोगों ने सबने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में सुना होगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में आपने सबने सुना होगा, ये बात हम सब जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो एक बहुत रिच नॉवेल है। इसके 3-4 पार्ट्स निकले और इन 3-4 पार्ट्स पे जो मूवीज बनी है उन्हें कई अकेडमी अवार्ड मिले। तो मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में बात करूँगा। एक आई ओपनिंग फैक्ट मुझे मिला जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ सेवरल म्यूजिक थिएटर एडॉप्शन। इसका एक म्यूजिक थिएटर एडॉप्शन हुआ था। एक्चुअली में ये 2006 और 2007 में लंदन और टोरंटो में प्ले हुआ था। पूरा म्यूजिकल शो था और ये बेस्ड है J.R.R. टॉलकिन्स की एपिक, जो एपिक नॉवल है, पूरी फैंटेसी नॉवल है। इसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सभी को पता है। सो एक अलग तरह की दुनिया बताइए इसके अंदर। अगर किसी ने देखा हो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को तो बहुत ज़्यादा एनिमेशंस यूज़ किए थे मूवी के अंदर। और जो म्यूजिकल ग्रुप था, सबसे बड़ा फैक्ट जो मुझे लगा, इसका म्यूजिक दिया था A.R. रहमान, जो इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने। उसके अलावा क्रिस्टोफर नाइटिंगेल एंड एक बैंड था, म्यूजिक बैंड वैटिना। इन तीनों ने मिलकर इसका म्यूजिक दिया था। टोटल 65 एक्टर्स थे इसके अंदर। कुछ वो एक्टर्स भी थे जो मूवी में हैं। पूरा 3.5 आवर्स का म्यूजिकल प्ले था
that consists of 3 parts of play. 3 parts थे जिसमें 2 इंटरवल थे. It was a big play. बता चुका हूँ मैं, फिर से रिपीट करता हूँ. 2006 में से टोरंटो में प्ले किया था और 2007 में से लंदन में प्ले किया. I'm talking about some Indian theatre. Indian theatre भी बहुत रिच है. हमारे यहाँ कालिदास का और भारत मुनि, इन लोगों के प्लेस जो हैं वो होते रहते हैं. और ये जो राइटिंग्स लिखते हैं उन पे बेस्ड प्ले भी होता रहता है. उज्जैन में कालिदास समारोह होता है हर साल. उसके अंदर 7 दिन तक लगातार वो प्लेस होते हैं जो कालिदास की राइटिंग्स पे लिखे गए हैं. तो सबसे पहले मैं रामलीला और लासलीला की बात करूँगा. रामलीला और लासलीला सभी ने सुना होगा. विलेजेस के अंदर ये प्लेस होते हैं एक्चुअली बेस्ड ऑन रामायण एंड जो कृष्ण की स्टोरीज थी जो लिखी गई हैं पहले से, उस पर. इंडिया के अंदर अगर हम कभी भी लिटरेचर की, मूवीज़ की या थिएटर की बात करेंगे, सबसे पहले मुझे बात करना पड़ेगी गीता, रामायण या महाभारत की, बिकॉज ये ऐसे हैं जिसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा होता है. सो मैं रामलीला एंड रासलीला की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी विलेजेस के अंदर अगर त्यौहार होते हैं या उन्हें कुछ क्रिएटिव करना होता है तो उनको सबसे पहले रामलीला या रासलीला याद आती है. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन आवर इंडिया. फिर भारत मुनि की बात करूँगा तो भारत मुनि इज ए ग्रेट संस्कृत राइटर एंड द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र. इन्होंने एक नाट्य शास्त्र करके बुक लिखी है ड्रामा के 36 चैप्टर्स के अंदर. इसके अलावा कालिदास की बात करूँ तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है कालिदास को. कालिदास हैज एक्सप्लोर्ड मैनी एरियाज ऑफ ड्रामा इन 4th century एंड विच आर फेमस इवन टुडे. 4th century में जो कालिदास ने लिखा था उस पर आज भी प्लेस होता है. जैसा कि मैंने बताया उज्जैन में मतलब ईयरली बेसिस पे ये होते हैं. इसके अंदर जो फेमस है वो है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, सबने सुना होगा इसके बारे में, और विक्रम उर्वशीयम. ये कुछ 3 ऐसे प्लेस हैं जो डायरेक्ट कालिदास के लिटरेचर से लिए हुए हैं. संस्कृत में भी और हिंदी में भी प्ले होते हैं. फिर भावभूति करके एक राइटर है, उनका मालती माधव एक ड्रामा है, बहुत फेमस ड्रामा है. दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण एक ड्रामा है. और भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर आपने नाम सुना हो तो उनका एक ड्रामा है अंधेर नगरी. दीज आर सम प्लेस जो लिटरेचर बेस्ड हैं और प्ले होते हैं. इसके अलावा इंडिया में कुछ डायरेक्टर्स हैं जो कुछ प्लेस करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे प्ले करते हैं ये लोग, जैसे नसीरुद्दीन शाह, कादर खान जो उर्दू में प्लेस करते हैं, विजय तेंदुलकर जो मराठी में प्लेस करते हैं, हबीब तनवीर, BM शाह एंड नरेंद्र मोहन. इसके अलावा भी और हैं जो लोग करते हैं. बाकी इनके बारे में मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो पुराने ये लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ लिटरेचर से डायरेक्ट लिए जाए, ऐसे प्लेस लोग करें. थिएटर प्लेस करते हैं मुंबई या आसपास के शहरों में, वहाँ पे मराठी प्लेस देखने वाले लोग बहुत हैं. इसके अलावा मैं बात करूँ तो महाराजा शिवाजी, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है. तो इन पर प्लेस हमेशा होते रहते हैं. बड़े बड़े प्लेस होते हैं, 3-3, 4-4 दिन के, 10-10 दिन के प्लेस होते हैं. लाइक अगर मैं बात करूँ शिवाजी की तो शिवाजी के ऊपर तो बहुत बड़ा प्ले होता है. इंदौर में भी कई बार होता है, महाराष्ट्र से कुछ लोग आते हैं उसमें, तो बड़ा प्ले है. ये सब पर्सनालिटीज़ के बारे में जनरली अवेलेबिलिटी बहुत होती है इनके लिटरेचर की. फिर मुंशी प्रेमचंद की भी बात मैं करूँ तो गबन, गोदान, करबला एंड तजुर्बा, ये उनके कुछ ऐसे फेमस लिटरेचर हैं जिन पे प्लेस हमेशा होते रहते हैं. तजुर्बा आर ऑल्सो एडमायर्ड फ्रॉम ड्रामेटिक्स. नाउ मैं बात करूँगा डायरेक्ट ऑन टॉपिक आता हूँ. अभी तक मैं सिर्फ एक इंट्रो दे रहा था लिटरेचर को, मैं उससे थिएटर से कनेक्ट कर रहा था. मैं सिनेमा पे आता हूँ. सिनेमा की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ बिकॉज एक्सक्यूज मी, सर्व कर दीजिए. सर्व करवा दीजिए. नेक्स्ट स्लाइड. सिनेमा की मैं बात अभी कर रहा हूँ. 3 तरह की चीज़ मुझे मिली. 3 तरह से फिल्म के कन्वर्जन होते हैं. लिटरेचर से अगर फिल्म में कन्वर्ट करने की बात करें तो 3 तरह के कन्वर्जन होते हैं. एक होता है बेस्ड ऑन, एक होता है इंस्पायर्ड बाय और एक होता है एडॉप्टेड. तीनों को एक्चुअली सुनने में तीनों एक जैसे लगते हैं कि और कई लोग ये सोचते भी नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ. लाइक डायरेक्टर्स नहीं सोचते कि वो बेस्ड ऑन है, वो इंस्पायर्ड बाय है, कि वो अडॉप्टेड है. लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे 3 तरह की अलग अलग क्वालिटीज़ मिली और इन्हीं तीनों पे मैंने अलग अलग तरीके से मूवीज़ बताई हैं कि किस तरह की मूवीज़ जो हैं वो बेस्ड ऑन हुई हैं, किस तरह की इंस्पायर्ड बाय हुई, किस तरह अडॉप्टेड हुई. पहले मैं आपको बताता हूँ कि तीनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है. बेस्ड ऑन एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई लिटरेचर है और उसे अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं
तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। कुछ 80-90% उससे लिया है, बाकी चेंज है। जैसा कि गाइड में होगा, जो गाइड अगर आपने देखी हो देवानंद की मूवी थी, तो एक्चुअली जो गाइड थी वो वैसी नहीं थी जैसी चेंज हुई। सेम एज हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जब अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो हैरी पॉटर की नॉवेल से और हैरी पॉटर की मूवी में कुछ चेंजेस दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसा उसमें हो रहा है एग्जैक्टली वैसा हो, या तो उसमें कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। मतलब इसको बेस्ड ऑन कहा जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा इंस्पायर्ड बाय। मैं इंस्पायर्ड बाय की बात करूँ, इंस्पायर्ड बाय का मतलब ये होता है कि किसी बुक, अगर मेरे पास सामने कोई बुक रखी है, मैं डायरेक्टर हूँ और मैंने वो पढ़ी, एंड देन मैंने अपने किसी और राइटर को बोल दिया कि तुम अब इस बुक को पढ़ के इस पे एक नई स्टोरी बनाओ, लेकिन वो इंस्पायर्ड बाय उससे होगी लेकिन नई स्टोरी बनेगी, तो वो होगा इंस्पायर्ड बाय, जैसा 3 इडियट्स में हुआ। हाँ, कॉन्सेप्ट एक्चुअली 3 इडियट्स में वही था जो अपनी चेतन भगत की नॉवेल का था 5 पॉइंट समवन। बट उसने ये किया कि राजकुमार हिरानी ने पहले बुक पढ़ ली, बुक फिर अभिजीत जो उनके राइटर थे उनको पढ़ाई, और अभिजीत ने एक नई स्टोरी नई बनाई जो थिएटर ऑडियंस के लिए सही हो, जो लगे कि थिएटर ऑडियंस को अच्छी लगेगी, और एक्चुअली वो आमिर खान को बेस करके बनाई गई मूवी। तो पूरा इसीलिए बिल्कुल भी राजकुमार हिरानी मना करता है कि चेतन भगत से मैंने कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही होता है। इसके बाद अडॉप्टेड मतलब बुक ऐसी की ऐसी, मतलब अगर बुक में राम है तो मूवी में भी राम है, और बुक में राम ने पानी पिया तो मूवी में भी राम ने पानी पिया, ऐसा मतलब एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा अडॉप्शन होगा। तो ये तीनों चीज़ों का कैटेगराइजेशन में कुछ इस तरह से होता है। बनी अडॉप्टेड बहुत, मैं एग्जांपल्स दूंगा सबके अलग अलग। अब मैं फेमस बेस्ड ऑन मूवीज की बात करूंगा। अभी एक मूवी आई थी ईट प्रे लव, अगर किसी ने देखी होगी तो ईट प्रे लव एक्चुअली लिखी गई थी एलिजा गिलबर्ट की, एक बहुत बड़ी नॉवेल है ईट प्रे लव, उसी पे बेस्ड है। 2011 में इसका रिलीज हुआ है, और जूलिया रॉबर्ट्स ने इस मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर का प्ले किया था। इसके अलावा एक मूवी आई थी हू फ्रेम्ड रॉजर रैबिट, ये एक ऐसी मूवी थी जो पहली हॉलीवुड में ऐसी मूवी बनी थी जो एनिमेटेड भी थी, प्लस उसके अंदर रिकॉर्डेड चीज़ें भी थी, मतलब बोथ का मिक्सचर था, जैसी भी टून टू का सुपर हीरो इंडिया के अंदर आई थी उस तरह। तो ये बुक एक्चुअली बेस्ड थी हू सेंसर्ड रॉजर रैबिट बाय गैरी वॉल्फ। इसके अलावा अभी एक मूवी आई थी, एक्चुअली वो उसका सेकंड पार्ट था, प्लैनेट ऑफ एप्स। प्लैनेट ऑफ एप्स एक मूवी थी, ये बहुत पहले रिलीज हो चुकी थी, बट ये एक्चुअली बेस्ड थी फ्रेंचमैन पीआर बॉल्स की मंकी प्लैनेट के ऊपर। तो मंकी प्लैनेट से पहले प्लैनेट ऑफ एप्स ली गई, और फिर उसको वापस से किसी पर्सन ने सोचा गया, टिम बर्टन करके एक इंसान है, उसने उस मूवी के बारे में सोचा और वापस से एक नया स्क्रीन प्ले तैयार किया, और उस स्क्रीन प्ले को बाद में उसने रिलीज किया, उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो वो जो नई मूवी बनी वो अभी रिलीज हुई थी सितंबर 2011 में। फिर ट्वाइलाइट सागा सीरीज के बारे में सभी को पता होगा, ये भी बेस्ड ऑन सीरीज है, मतलब एक्चुअली में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, मतलब जैसे लिखा हुआ है एक्चुअली में ऐसा नहीं, कुछ चेंजेस मूवी में मिलते हैं। इसके 4 पार्ट्स है, ट्वाइलाइट, न्यू मून, एक्लिप्स और ब्रेकिंग डॉन। शायद ब्रेकिंग डॉन अभी आई नहीं। ये लिखा था स्टेफनी मियर ने, इसके 4 पार्ट स्टेफनी मियर ने लिखे। तो मैं बात करना चाहूँगा कुछ और मूवीज के बारे में। मैं बात करना चाहूँगा अ माइटी हार्ट के बारे में। अ माइटी हार्ट इज़ अ वेरी गुड मूवी, ये अभी रिसेंट में मैंने देखी थी, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात करूँगा। माइटी हार्ट एक ऐसी, ये हाँ जनरली जो मूवीज़ बनती है सब फिक्शन स्टोरीज पे ज़्यादा बनती है। अगर फिक्शन नॉवेल्स होती हैं जिनमें कोई स्टोरी हो तो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन नॉन फिक्शन में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो माइटी हार्ट इज़ अ नॉन फिक्शन जो किसी लेडी ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिखी थी। ये एक मैरियन करके गर्ल लेडी है जो अपने हस्बैंड के साथ में पाकिस्तान जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। शी दोनों जो है, उसने एंजेलिना जोली ने उसका प्ले किया था मारियान का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्ले किया था, एकदम ऐसा लगा था कि वही मारियान है, उसने खुद ने जिया था उसको। एंड फिर वो मैरियन जो होती है वो दोनों अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। फिर पाकिस्तान में उसके हस्बैंड को किडनैप कर लिया जाता है एंड फाइनली आखिर में उसको मर्डर कर दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस किस तरह वहाँ की सीबीआई और सीआईडी उसकी मदद करती है। इरफान खान भी इस मूवी में थे। इरफान खान ने पाकिस्तानी सीआईडी ऑफिसर की उसमें भूमिका प्ले करी थी, तो बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने उसको इंक्लूड भी किया है
तो माइटी हार्ट इज़ अ वेरी गुड नॉवल एंड इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. अगर आपको मूवी चाहिए तो मूवी भी मेरे पास अवेलेबल है. अगर आपके पास पेन ड्राइव है, CD हो, तो मैं कुछ और भी मूवीज़ हैं इसके अंदर ग्रीन मैंने एक साइन दिया हुआ है, वो मूवीज सारी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगा. इसके अलावा एक सीरीज आई थी डाई हार्ड सीरीज. डाई हार्ड एक एक्शन सीरीज आई थी जिसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं. इसका जो पहला पार्ट था ब्रूस विलिस के जिसके अंदर वो लिया गया था नथिंग लास्ट फॉर एवर से, ये लिखा था रॉड्रिक थॉर्प ने. इसके अलावा मॉरिस सेंडॉक्स की पिक्चर बुक आई थी जो बच्चों की नहीं थी. उस पिक्चर बुक पे एक मूवी बनी है वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर. ये भी बहुत अच्छी मूवी थी. इसमें एक बच्चा है जो थोड़ा इरिटेट हो जाता है अपने मम्मी पापा के बिहेवियर से, तो किसी और आइलैंड पे चला जाता है और उस आइलैंड पे उसको अलग तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं. बच्चों की मूवी है, तो ये मूवी भी मेरे पास अवेलेबल है. इसके अलावा कुछ और हैं. हैरी पॉटर जिसको मैंने पहले बताया था बेस्ड ऑन मूवीज की कैटेगरी में मानता हूँ मैं. माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, बारबरा जो 1997 में आई थी, द मास्क ऑफ ज़ोरो एंड सन ऑफ ज़ोरो, ये ऑल आर बेस्ड ऑन सम अदर लिटरेचर. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब मैं कुछ इंडियन मूवीज की बात करता हूँ, ये भी बेस्ड ऑन मूवीज हैं. जैसे रस्किन बॉन्ड की 3 बुक्स हैं जिनपे मूवीज बनी हैं. पहली बुक है अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन पोएट है, राइटर है, जो मसूरी में रहते हैं. मसूरी से अपनी सारी चीज़ें लिखते हैं वो और पब्लिश करते हैं. इंडिया और इंडिया के बाहर उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो उनका लिटरेचर पढ़ते हैं. तो उनकी एक मूवी आई थी अ फ्लाइट ऑफ पीजन, जिसपे मूवी बनी थी जुनून. इसके अंदर शशि कपूर ने मेन एक्टर का रोल किया था. फिर उसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला आई थी, सेम नाम से ब्लू अम्ब्रेला इसके अंदर है लास्ट जो बुक है ब्लू अम्ब्रेला. ब्लू अम्ब्रेला के अंदर पंकज कपूर ने मेन प्ले किया था. मेन एक पर्सन था जो एक छोटी सी बच्ची की कुछ हरकतों से इन्फ्लुएंस हो जाता है. अच्छी स्टोरी थी वो भी काफ़ी. इसके अलावा सुसैनाज 7 हस्बैंड जिसपे 7 खून माफ बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ने उसका मेन रोल किया था. उसमें एक लेडी ऐसी थी जो अपने 7 हस्बैंड्स को एक करके मारती थी. तो ये कुछ 3 थी रस्किन बॉन्ड की जो बेस्ड ऑन मूवीज थी. मतलब अगर आप 7 खून माफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लिखा कैसे है जो प्ले हो रहा है. सो ये बात है. इसके अलावा आयशा एक मूवी आई थी, मेरे लिए एक आई ओपनिंग फैक्ट है कि आयशा वॉज बेस्ड ऑन जेन ऑस्टन्स नॉवेल एमा. तो एमा एक्चुअली वॉज पब्लिश इन 1815. मतलब इतनी पुरानी नॉवल पे 2009 के अंदर एक मूवी बनी जिसमें सोनम कपूर थी और इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर. सो 1815 में एक ऐसी नॉवल आई जिसको आज भी इतना पसंद किया जाता है. और इस पे पहले भी कुछ टेलीविजन पे इससे फिल्म किया गया है. BBC टेलीविजन ने इसे USA में प्ले किया है एमा पे. नाउ इंडिया के अंदर एक और बहुत ही फेमस बुक है पिंजर. पिंजर अगर आप सबने देखी होगी तो पिंजर वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन अमृता प्रीतम्स नॉवल पिंजर. पंजाबी नॉवल थी. अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एक और उसका वर्क था डाकू, वॉज मेड इनटू अ फिल्म इन 1975 बाय बासु चटर्जी. मैं एडॉप्शन ऑफ मूवी की हिस्ट्री की बात करूंगा. एडॉप्शन बहुत पहले से शुरू हो गया. जैसे आप बोल रहे थे कि एडॉप्शन एक्चुअली कब हुआ, तो सबसे पहले एडॉप्शन ही हुआ. उसके बाद लोगों ने सोचा कि नहीं इंस्पायर्ड बाय तरह की भी कोई चीज़ कर सकते हैं. सबसे पहले एडॉप्शन हुआ तो 1896 में सबसे पहले एक मूवी को अडॉप्ट किया गया था जिसका नाम था ट्रिबली एंड लिटिल बिली. ये लिखी गई थी गेराल्ड ड्यू मॉरियर्स ने इसको लिखा था और ये स्क्रीन पे अडॉप्ट हुई थी ट्रिबली के नाम से. उसी साल में एक और मूवी आई थी रिप वैन विंकल. इट वाज रिटन बाय वॉशिंगटन इरविंग और इस मूवी का टाइटल था द अवेकनिंग ऑफ रिप. 1900 में एक कैरेक्टर आया जो जिसे लॉन्च किया गया. एक्चुअली 1900 से लॉन्च हो गया था शर्लॉक होम्स. सबने पढ़ा होगा जो लोग सस्पेंस पढ़ने वाले हैं जिन्हें पसंद आता है. शर्लॉक होम्स बैफल्ड नाम की एक मूवी आई थी 1900 में. सबसे पहले तब ये कैरेक्टर फॉर्म हो गया था होम्स. एक फिक्शनल कैरेक्टर है सिनेमा का. 1902 के अंदर द असमुआ करके एक मूवी आई थी. ये एमिला जोला ने लिखी है. इट वॉज अडॉप्टेड एज ले विक्टिम द एक्चुअली फ्रेंच मूवी थी है. तो 1902 के अंदर. फिर 1902 के अंदर ही स्नो वाइट मूवी एक्चुअली इसलिए मैंने आपको देखा था. So स्नो वाइट बेस्ड ऑन फेबल. फेबल एक बुक थी जिसपे स्नो वाइट आई थी. फिर 1903 में एक मूवी आई अंकल टॉम्स केबिन. बेन और आई 1907 के अंदर.
फिर ऐसी कुछ मूवी आई 1907 में चार्ल्स डिकेंस का अगर नाम किसी ने सुना हो तो उसकी एक मूवी आई थी ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूँ मैं। फेमस बुक्स बीइंग अडॉप्टेड, मैं कुछ बुक्स की बात करूँगा जो अडॉप्ट हुई हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस का नाम सबसे सुना होगा। ये बुक को अडॉप्ट किया गया, कई बार इसमें मूवीज़ बनी है अलग अलग नाम से। प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम से भी एक मूवी बनी है। इंडिया के अंदर गुरिंदर चड्ढा ने एक मूवी बनाई थी प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके अंदर ऐश्वर्या राय, वो इसका थोड़ा बिगड़ा हुआ फॉर्म था, वो इंस्पायर, वो अडॉप्टेड नहीं थी, वो बेस्ड ऑन थी। फिर एक मूवी आई थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इस पे नॉवल पे बेस्ड थी। दा विंची कोड के बारे में सब जानते होंगे। दा विंची कोड और एंजल्स एंड डीमंस बोथ आर अडॉप्शन ऑफ डैन ब्राउन। अडॉप्शन इसका ज़रूरी था, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें सारी बात की थी जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो एक फैक्ट है ना कि दा विंची कोड इज द सेकंड पार्ट ऑफ एंजल्स एंड डेमन्स एंड इट कम्स फर्स्ट एंड एंजल्स एंड डेमन्स प्रीक्वल निकाला गया, प्रीक्वल। इसमें भी अगर आप बुक जब पढ़ने जाएंगे तो बुक में नीचे लिखा रहता है द राइटर ऑफ एंजल्स एंड डीमंस, तो ये पहले आई थी डीमंस नॉवेल। इसके अलावा गॉड फादर की बात करूँगा। गॉड फादर आप सबने नाम सुना होगा। इस पे 4 पार्ट में मूवी बनी, 3 पार्ट। इसका भी फर्स्ट पार्ट मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मारियो पुजो ने इस पे लिखा था और इंडिया में भी इसका बहुत सारा ट्रांसफॉर्म हुआ, बहुत लोगों ने गॉड फादर की मूवीज बनाई। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इस पे 2010 में एक मूवी आई थी, ये लिखा था कॉर्मेक मैकार्थी ने। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इस पे बहुत पहले मूवी आई थी, ये बुक भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें हार्पर ली ने लिखी है और ये इतनी ज़्यादा बेस्ट सेलर है कि इसकी 30 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी है। और अभी इसका जो लेटेस्ट एडिशन आया है ये थोड़ा चीप था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो थोड़ा सा मतलब जो दूसरे एडिशन हैं वो थोड़े से महंगे हैं, और ये वाला जो एडिशन है इसका जो 50th एडिशन, मतलब इससे 50 साल हो गए इसके पब्लिशमेंट को, तो यह सेंचुरी है, पता नहीं है। फिर द नेमसेक आई थी। नेमसेक ये भी हॉलीवुड मूवी है, इरफान खान थे उसके अंदर, और नेमसेक एक्चुअली बहुत अच्छी नॉवल थी पहले। किसने लिखी थी मैं भूल गया, जुम्पा लाहिरी। द साइलेंस ऑफ लैम्स, ये भी ऑस्कर विनिंग मूवी है, ये भी एक लिटरेचर पे बेस्ड थी। ड्रैकुला, ड्रैकुला के बारे में सभी ने सुना होगा, एक अलग तरह का कैरेक्टर आया था इससे, बहुत पहले आ गई थी। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन में जो बुक का मॉडल डाला है वो एक्चुअली सबसे पहली बुक थी ड्रैकुला की। उसके बाद ड्रैकुला बार बार कई लोगों ने पब्लिश करी और उसे अपने दूसरे नॉवेल्स में वो कैरेक्टर भी डाल दिया, एक ऐसा कैरेक्टर जो यहाँ से खून निकाल के पी जाता है, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था। तो ये लिखा था ब्रैम स्टॉकर ने सबसे पहले, और वही बस उसके बाद ड्रैकुला पे कुछ मूवीज भी बनी। एक और आई ओपनिंग फैक्ट की मैं बात करूँगा, नार्निया सीरीज जो है बच्चों की मूवी है। नार्निया बहुत ज़्यादा अच्छे एनिमेशन है, 3D में अभी उसका 3rd पार्ट रिलीज हुआ है। फेमस नार्निया सीरीज इज बेस्ड ऑन सेकंड इन सीरीज ऑफ C.S. लेविस, द लायन एंड द विच एंड द वार्डरोब। एक लिखा था एक C.S. लेविस ने, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, इस पे बेस्ड है नार्निया सीरीज। ये कुछ 4 चिल्ड्रन की स्टोरी बताती है। इसके अलावा एक और आई ओपनिंग फैक्ट जो मुझे मिला कि जुरासिक पार्क हम सबने देखी है बचपन में, पहले तो बचपन में एक ही हॉलीवुड मूवी बताती जुरासिक पार्क, तो स्टीवन स्पीलबर्ग की मोस्ट एडवेंचरस मूवी थी है जुरासिक पार्क। इट वाज बेस्ड ऑन नॉवेल ऑफ सेम नेम बाय माइकल क्रिस्टन। इसके जो सीक्वल्स आए थे लॉस्ट वर्ल्ड और जुरासिक पार्क 3, वो एक्चुअली इस पर बेस्ड नहीं थे, वो बाद में ट्रांसफॉर्म करके किसी और ने लिखे थे। एक और आई ओपनिंग फैक्ट ये है कि स्लमडॉग मिलियनेयर जो अभी मूवी आई थी ऑस्कर मिले थे, इंडिया से बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ था लोगों को, वाज आल्सो बेस्ड ऑन एन अडॉप्शन ऑफ बुक Q&A। अडॉप्शन नहीं था, ये बेस्ड ऑन थी, बिकॉज इसके जो Q&A में जो कैरेक्टर्स थे, Q&A उसमें भी लिखी है, Q&A में जो कैरेक्टर्स थे उनका नाम अलग था। वो इंडिया के KBC में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे, वहाँ के अंदर वो अनिल कपूर के सामने बैठे थे मूवी के अंदर, तो लाइक सब कुछ चेंज था। और इट इज़ इंडियन ऑथर विकास स्वरूप ने इसको लिखा था। कुछ और इंस्पायर्ड बाय मूवीज की बात करूंगा मैं, अभी तक मैंने इंस्पायर्ड बाय मूवीज का नाम नहीं लिया। तो अ ब्यूटीफुल माइंड, ये मेरे पास अवेलेबल है, बहुत अच्छी मूवी है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। तो ये भी एक्चुअली एक ब्यूटीफुल माइंड नाम की एक नॉवल से ली हुई है। प्रिंसेस एंड द फ्रॉग, ये एनिमेटेड मूवी है, इसे भी एक नॉवल से लिया हुआ है। नॉवल नहीं, एक्चुअली कॉमिक सीरीज से लिया हुआ है। कॉमिक सीरीज से ऐसे तो बहुत मूवीज हैं इनका मैंने नाम नहीं लिया, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब मूवीज तो एक्चुअली नॉवल से ली हुई है। बट
इनकी बात मैं करूँगा क्योंकि इनकी बात में सबको पता है कि एक्चुअली कॉमिक कैरेक्टर है। अलाइस इन द वंडरलैंड, अलाइस इन द वंडरलैंड अभी एक मूवी आई थी, 3D में रिलीज हुई थी ये, और ये एक्चुअली रीमेक थी। 1903 में अलाइस इन द वंडरलैंड आई थी और वो एक्चुअली लिटरेचर से ली थी अलाइस इन द वंडरलैंड। तो अभी इसमें जो नई मूवी आई थी उसके अंदर जॉनी डेप ने मेन कैरेक्टर प्ले किया था। फिर द किंग स्पीच, ये भी एक लिटरेचर से ली गई है बट ये इंस्पायर्ड बाय है, मतलब किसी और ने एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखा था जो किंग है और जो स्टैमर करता है, ऐसा एक किंग है, इसके बारे में किसी ने कोई स्टोरी लिखी थी और इसे इंस्पायर्ड था। इसके बाद किंग स्पीच जब रिलीज हो गई और लोगों ने उसे पसंद किया तो उसके बाद उसके ऊपर एक और बुक आई, तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊँ। हेलो भी इंस्पायर्ड बाय थी। हेलो का जो एंड था वो थोड़ा चेंज कर दिया गया था। अगर किसी ने हेलो मूवी देखी हो तो हेलो में सलमान खान थे और ये बेस्ड थी चेतन भगत की नॉवेल वन नाइट एट द कॉलेज से। इसके बाद रैम्बो सीरीज जो थी, रैम्बो सीरीज भी उसका जो फर्स्ट पार्ट आया था फर्स्ट ब्लड, वो भी एक बुक में से लिया गया था। बॉर्न अल्टीमेटम एक एक्शन मूवी है, बोन सीरीज तीनों पार्ट बुक्स के हैं। 3 इडियट्स मैंने पहले ही बताया था जिससे इंस्पायर्ड मूवी है। अब राजकुमार हिरानी ने बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, बहुत हिट हुई है। और इसके बाद लोगों ने, जब लोगों को पता चला कि 5 पॉइंट समन एक्चुअली कहीं नहीं है तो लोगों ने 5 पॉइंट समन को शुरू कर दिया था। और एक्चुअली 5 पॉइंट समन और वन नाइट एट कॉल सेंटर ये अलग अलग भाषाओं में निकली हुई है इंडिया में और हर कैटेगरी का इंसान पढ़ लेता है, मतलब वो स्टेशन पे भी मिलती है और वो लाइब्रेरीज में भी मिलती है। तो जब कोई नॉवेल पढ़ना स्टार्ट करता है ना, टीनेजर वो भी तो चेतन भगत की वन नाइट एट कॉल सेंटर जाते हैं। अब मैं बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। जेम्स बॉन्ड जो 007 अगर हमारे सामने आता है तो जेम्स बॉन्ड की याद आती है। जेम्स बॉन्ड भी एक्चुअली एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे लिखा गया था बाय इयान फ्लेमिंग इन 1953। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, टोटल इन्होंने 12 नॉवेल्स लिखी थी जेम्स बॉन्ड के ऊपर ही और 2 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। इन नॉवेल के अंदर कैसीनो रॉयल जो अभी एक मूवी आई थी वो भी उसी नॉवेल में थी, इयान फ्लेमिंग के, मतलब सबसे पहले इन्होंने लिखा। इसके बाद बहुत लोगों ने लिखा, मतलब जब ये मर गए तो उसके बाद जेम्स बॉन्ड को कैरेक्टर बना के कई लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनमें बहुत सारी मूवी भी बनी। इसमें कुछ लोगों के नाम हैं जैसे किंग्सले रैमी, जॉन गॉर्डनर, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम है, कोई मतलब नहीं है। सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग सीरीज फिल्म्स आफ्टर हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के बाद अगर किसी सीरीज ने बहुत ज़्यादा कमाई करी है तो वो जेम्स बॉन्ड सीरीज है। There is just one fact about James Bond. That when Ian Fleming saw Sir Sean Connery, that was the time when he came, जो पर्सोनिफिकेशन करना था जेम्स बॉन्ड का, इयान फ्लेमिंग ने सर कॉनरी को देखा एंड देन ही पर्सोनिफाइड जेम्स बॉन्ड दैट दिस इज हाउ द जेम्स बॉन्ड शुड लुक लाइक। उसके पहले उनको नहीं मालूम था कि जेम्स बॉन्ड कैसे लगेगा। देन ही मेड अ रूल दैट ही शुड बी अ स्कॉटमैन, ही शुड हैव ब्लू आईज एंड ही शुड बी अ आयरिश पर्सन बाय बर्थ। सो वो जो कंसेप्ट आया था वो शॉन कॉनरी को देखा है। इसमें जो एक फोटो डाले ना, फोटो उसी का है, विकिपीडिया में फोटो आया था कि इस तरह का कुछ ड्रॉ किया था इयान फ्लेमिंग। शॉन कॉनरी की वो फर्स्ट फिल्म थी, उसके पहले उनकी 4 फिल्म्स आई थी बट ही वाज अ फ्लॉप एट दैट टाइम। और उनको जो मेन हीरो था फर्स्ट फिल्म का, ही जस्ट वेंट इन, तो लकीली ही गॉट अ चांस एंड ही मेड अ हिट ऑफ दैट। मैं अब इवान फिल्म्स ने इस पे एक्चुअली 22 फिल्म्स बनाई हैं इन सब स्टोरीज के ऊपर। एक बॉन्ड 23 मूवी आई जो 2012 में रिलीज हुई, उसकी 23 मूवी है। अब मैं इंडिया की बात करूँगा, प्योरली मैं बॉलीवुड की बात करूँगा। अगर मैं सिनेमा से, लिटरेचर से सिनेमा की बात कर रहा हूँ तो पूरे टाइम मैं बात करूँगा सिर्फ इंडिया की। इंडिया में मैंने पहले ही बताया था कि एपिक्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब रामायण और महाभारत से क्या क्या चीज़ें ली गई मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडियन साइलेंट मूवी की बात करूँगा। जो फर्स्ट मूवी आई थी वॉज राजा हरिश्चंद्र, विच वॉज रिलीज इन 1913। इट वॉज डिपिक्टेड फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत में से कुछ पार्ट्स लिया था राजा हरिश्चंद्र का और उसकी एक स्टोरी फॉर्म करी थी, तो ये बेस्ड ऑन थी रामायण एंड महाभारत की। दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के। रामायण महाभारत इज मेड इनटू टेलीविजन विद अ ग्रेट सक्सेस। दोनों टेलीविजन पे बहुत अच्छे सक्सेसफुल है। इन दोनों पे बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज बनी, जैसे रामायण एंड एपिक, हनुमान जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई बच्चों में, घटोत्कच एंड महाभारत, ये मूवीज़ थी जो एनिमेटेड मूवीज़ बनी महाभारत और रामायण पे। मैनी इंडियन फिल्म्स डिपिक्टेड द इवेंट्स ऑफ दीज एपिक्स इन देयर स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी। उनके स्क्रीन प्ले के अंदर उसे डिपिक्ट किया गया महाभारत के कुछ इवेंट्स को या रामायण को। जैसे मैं बात करूँगा सूरज बढ़ जाता है कि मूवी हम साथ साथ हैं,
हम साथ साथ हैं वॉज बेस्ड ऑन एक्चुअली रामायण के इवेंट्स जो थे, जो आखिरी में ऐसा होता है जो रीमा लागू जो कैरेक्टर थी उन्होंने कैकई जैसा कैरेक्टर निभाया था और वो मतलब अपने बड़े बेटे को मार देती थी और सलमान खान को एज ऐसा कैरेक्टर करती कि अब तुम्हारा पूरा घर है, जो प्रॉपर्टी थी तुम्हारी है। तो इस तरह से कुछ था जो ऐसे खलनायक अगर देखी आपने सुभाष गई थी तो वो एक्चुअली में रामायण ही थी। मतलब जो संजय दत्त थे उन्होंने रावण का कैरेक्टर प्ले किया था और माधुरी दीक्षित वॉज लाइक सीता और जैकी श्रॉफ का तो नाम ही राम था उस मूवी के अंदर। तो मतलब वो ऐसा होता है कि खलनायक जो बताया है उसमें संजय दत्त वो किडनैप कर लेता है माधुरी दीक्षित को, आखिरी में जैकी श्रॉफ बचा के जाते हैं। तो इट इज़ लाइक रामायण का हो गया। इसके अलावा इसको बोलेंगे इंस्पायर था। एक्चुअली स्क्रीन प्ले लिखा ना, मतलब मूवी का स्क्रीन प्ले जो था वो इस तरह से लिखा जो रामायण जैसा लगे और लोग देखते तो उनको लगता है अरे तो रामायण में हुआ था, तो लोग उससे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते, तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली होता क्या है कि जिसमें भी अच्छाई बुराई पे जीत होती है। हाँ बेस्ड ऑन में एक्चुअली 80-90% जो होता है वो एक्चुअली वैसे ही होता है बुक जैसा। हाँ नहीं, कैरेक्टर्स के नाम भी मैं नहीं बोल सकता कि चेंज हो सकता है, बस ये होता है कि वैसा रहता है और कुछ 80-90% जैसे किसी ने क्लाइमेक्स चेंज कर दिया या बीच में कुछ इवेंट्स डाल दिए, कॉमेडी डाल दी, तो ये ऐसा हुआ कि 80-90% एक्चुअली उससे लिया है लेकिन कुछ 10% जो है वो अपने मन से डाल देता है। डायरेक्टर डजंट टेक द लिबर्टी टू चेंज द और इंस्पायर्ड बाय में ये पूरा पढ़ के एक नई स्टोरी फॉर्म करी जो थोड़ी थोड़ी उसकी जैसी है। फिर मैं बात करना चाहूँगा रावण की। रावण एक मूवी आई थी मणिरत्नम की, प्रकाश झा की राजनीति जो आई थी उसमें भी ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स थे जो महाभारत से लिए थे। नाना पाटेकर जिसमें कृष्ण था, कृष्ण टाइप का रोल किया था और रणबीर कपूर ने उसमें अर्जुन जैसा रोल किया था। अभिषेक बच्चन स्टारिंग रावण वॉज एक्चुअली रिजेंबल्स अ कॉमिक सीरीज ऑफ रावणायण। रावणायण करके एक कॉमिक सीरीज आई थी जिसमें रावण का पॉजिटिव पार्ट बताया था, तो उससे डेपिक्ट करके ये मूवी बनाई थी। अब मैं बात करूंगा शेक्सपियर इन इंडिया की। इंडिया के अंदर शेक्सपियर को किस तरह से अडॉप्ट किया लोगों ने। मोर देन 420 फीचर लेंथ फिल्म एंड टीवी सीरीज ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेस हैव बीन प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के अंदर 420 मूवीज और टीवी सीरीज बनी है शेक्सपियर के राइटिंग्स के ऊपर, अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज भी शामिल है। मैं बताता हूँ हिंदी में ऐसा कैसे यूज हुआ। एक मूवी थी कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसके अंदर एक वो था कॉमेडी ऑफ एरर्स, एक लिटरेचर था उनका, वन ऑफ शेक्सपियर अर्लीस्ट प्ले रिटन वे बैक इन 1592 एंड 94। 1592 में ऐसे लिखा था। इट वॉज अडॉप्टेड इनटू हिंदी मूवीज। एक कन्नड़ मूवी थी उल्टा पुल्टा नाम था उसका। उसके बाद एक मूवी आई किशोर कुमार की 2 दूनी 4। इट वॉज बेस्ड ऑन कॉमेडी ऑफ एरर्स। 1968 में ये मूवी आई थी। इसके बाद एक मूवी आई अंगूर। अंगूर अगर आपने देखी होगी तो इट वॉज वेरी कॉमेडी ऑफ एरर्स पे ही थी ये भी। तो 1982 के अंदर ये थी। इसमें संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा ने मेन एक्टर थे। विशाल भारद्वाज एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने शेक्सपियर की 2 नॉवेल्स, एक थी मैकबेथ जिसे मकबूल के फॉर्म में बनाया और एक थी ओथेलो जिसे ओमकारा बनाया। और दोनों एक्चुअली में वैसी ही थी जैसी थे, उसमें बस कैरेक्टर्स के नाम चेंज थे और उसे इंडियन लैंग्वेज और इंडियन गालियों में चेंज किया। मकबूल आई थी मैकबेथ के ऊपर, तो दोनों देसी फॉर्म थे एक्चुअली इसके शेक्सपियर की नॉवेल्स के। 1997 में एक मलयालम मूवी आई थी कालियट्टम। इट वॉज बेस्ड ऑन ओथेलो। एंड एक मूवी 2011 में रिलीज हुई थी कर्मयोगी। इट वॉज बेस्ड ऑन हैमलेट। इसके डायरेक्टर थे वी के प्रकाश। अगर कोई साउथ इंडियन मूवीज देखता होगा तो बहुत ट्रेंड है, लोग साउथ इंडियन मूवी देखते हैं। फिर मैं पॉपुलर हिंदी मूवीज की बात करूँगा जो इंस्पायर्ड बाय हैं, जैसे गाइड आर.के. नारायण की थी। इसका नाम भी गाइड ही था, लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट्स, कुछ इवेंट्स इसमें चेंज कर दिए गए। एंड चेंज कर दिया आपने बताया था शायद लास्ट एंड चेंज इसका एंड चेंज कर दिया मोर टू मेक इट मोर कमर्शियल। हाँ, वो एंड चेंज इसका एंड चेंज कर दिया। तो बहुत ही अच्छी मूवी थी ये। इसमें देवानंद ने मेन कैरेक्टर गाइड का था और वैजंती माला थी। नॉवेल में गाने नहीं थे। वैजंती माला का डांस था नहीं किसमें? अच्छा, ज्वेलरी में था। इसके अलावा सांवरिया जो मूवी आई थी 2008 या 7 के अंदर आई थी, तो फ्लॉपेस्ट मूवी ऑफ इंडिया। संजय लीला बंसाली थे उसके अंदर डायरेक्टर।
ये बेस थी फ्योडोर डॉस्टोवस्की की व्हाइट नाइट्स पे। व्हाइट नाइट्स करके एक स्टोरी लिखी थी, ग्रीक स्टोरी थी। इसके अलावा एक मूवी आई थी संजीव कुमार की अनामिका। अनामिका वाज इंस्पायर्ड बाय डेफ्ने ड्यू मॉरियर्स की नॉवेल रेबेक्का पे। Rebecca is a very interesting fact. If you've read the book by Somerset Maugham, throughout the movie it's in first person narration, so there's no way that you know the name of the main character. She probably said, he calls me by my name. He referred to me, he called me. But who am I? My name पूरी book में novel में कहीं है ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं पूरी में. So it just says he called me by my name. So it's a very beautiful book. I think I should have it somewhere. Yeah, the movie also. नेक्स्ट वीक में आया तो जरूर लेके आएंगे। I have to find it. होनी चाहिए. इसके अलावा एक और मूवी थी तेरे मेरे सपने। इसीलिए वो Anamika. Right. I didn't know. मुझे नहीं मालूम था Anamika is inspired by Rebecca. I didn't know this. ये तब मैंने देखा है। इसके अलावा एक मूवी आई थी तेरे मेरे सपने, देवानंद थे इसमें। इट वाज इंस्पायर्ड बाय एजे क्रॉनिंग्स द सिटाडेल। बिफोर डिस्कस पिग्मैलियन की हमने पहले बात करी थी। पिग्मैलियन जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले था, उस पर एक बेस थी मनपसंद, वो उसमें भी देवानंद थे। 1975 हिट के एक धर्मात्मा एक मूवी आई थी, बहुत फेमस थी 1975 में, फिरोज खान थे उसके अंदर। तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय गॉडफादर। कुछ लोग बोलते हैं कि जो सरकार मूवी आई थी वो भी गॉडफादर पे। इवन राजनीति भी गॉडफादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। मिक्सचर था वो। इवन सीन्स भी सेम थे ऑलमोस्ट। वो closely inspired by Godfather. मैं एक और आई ओपनिंग फैक्ट बताऊंगा अबाउट देवदास। देवदास के बारे में सबने सुना होगा कि ये एक शरद चंद्र की नॉवल से ली हुई है। तो देवदास एक्चुअली कितनी बार बनी है मैं बताना चाहता हूँ एक फैक्ट के जरिए कि सबसे पहले 1935 में बंगाली में एक मूवी रिलीज हुई थी देवदास। ये पीसी बरुआ ने बनाई थी। पीसी बरुआ ने उसके जस्ट एक साल बाद फिर एक देवदास बनाई के.एल. सेगर को लेकर 1936 के अंदर। वो हिंदी में थी, इसके डायरेक्टर भी पीसी बरुआ। देवदास फिर 1955 में बनी हिंदी में। बिमल रॉय उसके डायरेक्टर थे और दिलीप कुमार वॉज द एक्टर देवदास। फिर 2002 में संजय लीला भंसाली ने बनाई। इसके अंदर शाहरुख खान थे, संजय लीला भंसाली डायरेक्टर थे। फिर देवडी जो अभी रिलीज हुई थी, इसका पूरा मतलब बहुत बिगड़ा हुआ फॉर्म था वो देवदास। आप कब बनने वाली? इवन आई हैव हर्ड सुधीर मिश्रा अभी भी सोच रहे हैं देवदास को वापस से। हाँ, अच्छा, इसके राइटर ने लिखी थी तो ही वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। माय गुडनेस। 17 की एज में उसने लिखी। तो कौन सी देवडी लिखी उसने? I mean, how can you write that? जब आपको एक्सपीरियंस है और इतना डिप्रेशन इतना वो एक बुक आई आई टू हैड अ लव स्टोरी। वो देवदास नहीं बोल सकते। मैंने सफरिंग पेन एंड ऑल दिस थिंग्स। टॉकिंग अबाउट मूवी देवडी में अभय देओल थे, है ना। मैं एक और फैक्ट बताना चाहूँ। देवदास को 2 बार पाकिस्तान में बनाया गया, 2 टाइम्स, और एक बार बांग्लादेश में उर्दू लैंग्वेज में बनाया गया। तो मतलब वही देवदास कोई शरद चंद्र ने लिखे एक्चुअली इसी नाम से बनाया गया था। हाँ, देवदास नाम से, और थी पूरी उर्दू में, उसका नाम देवदास खान। और मैं शरद चंद्र की बात करूँगा। टॉकिंग अबाउट शरद चंद्र में इनकी टोटल 50 फिल्म्स जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में इन्हें कहीं जगह परफॉर्म किया है। मूवीज़ में भी इसे ट्रांसफॉर्म किया है। टोटल 50 जो उनकी फिल्म्स बनी हैं उनके लिटरेचर पे। हिज नॉवल देवदास मेड इनटू 8 वर्जन फ्रॉम बंगाली, हिंदी टू तेलुगु। अगर इंडिया में बात करें तो 8 वर्जन बने हैं उसके। धर्मेंद्र एंड मीना कुमारी स्टार मंजली दीदी वॉज रिलीज इन 1967। वो भी इसमें बेस्ड थी। 1967 में इसका रिलीज हुआ था। परिणीता वॉज फर्स्ट मेड बाय बिमल रॉय इन हिंदी विद अशोक कुमार, देन बाय अजय कर एंड अरुण गांगुली इन बंगाली, एंड इन 2005 इट वॉज बीइंग मेड बाय विधु विनोद चोपड़ा एंड प्रदीप सरकार, जिसमें संजय दत्त एंड सैफ अली खान थे। फिर बासु चटर्जी ने एक मूवी बनाई स्वामी, दैट वाज आल्सो देयर। वो भी एक ऐसी मूवी थी जो बेस्ड ऑन स्वामी करके जो लिखा था शरद चंद्र ने, उस पे बेस्ड है। मैं पास कर रहा था। एक मूवी आई थी खुशबू, 1975 की मूवी है। इट वाज बेस्ड ऑन नॉवेल पंडित मशाए
स्टारिंग जितेंद्र एंड हेमा मालिनी एंड द डायरेक्टर वॉज गुलजार। मैं गुलजार की चीज़ों को ज़्यादा रखा है, गुलजार पे हम लोग बात पहले कर चुके हैं, तो ये गुलजार ने इसे डायरेक्ट किया था। मैं बात करना चाहूँगा प्रेमचंद की। प्रेमचंद का भी जो था उसे बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है और आज भी कई जगह उसके प्लेस भी होते हैं उनकी राइटिंग्स के, और उस पर कई मूवीज़ और कितने ही टीवी सीरीज होते हैं। टीवी कमर्शियल्स की तो बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीवी सीरीज ऐसी आई हैं जो एक्चुअली लिटरेचर से ली गई। आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड लापतागंज, मुक्ति बंधन, ये सब जो अभी भी प्ले हो रहे हैं। वो एक दूरदर्शन पे आता था पहले, सॉल्विंग मिस्ट्री, उस पे बेस्ड है। आपको शुरू में बताया था ना, शुरू में कैरेक्टर बताया था शर्लॉक होम्स। केशव पंडित भी पहले नॉवल थी, केशव पंडित। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे, तो उनकी बात मैं आज करूँगा, लेकिन सिर्फ सिनेमा की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले मजदूर करके आई थी 1934 के अंदर, एक मूवी आई थी। फिर एक मूवी आई थी सेवा सदन। सेवा सदन 1938 थी, बेस्ड ऑन नॉवेल बाज़ार हुस्न। फिर मजदूर वापस से 1945 में है, जिसमें दिलीप कुमार थे। हीरा मोती, अगर सब लोगों ने हिंदी, अगर किसी ने हिंदी लिटरेचर पढ़ा हो तो हीरा मोती करके दो बैलों की कहानी प्रेमचंद की, उस पर एक मूवी बनी थी बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरी दो बैलों की कहानी। फिर गोदान जो बहुत ज़्यादा फेमस इनका लिटरेचर है, 1963 में इसमें मूवी बनी थी, इसमें राजकुमार और महमूद थे। फिर गबन आई थी 1966 के अंदर, इस पर सुनील दत्त और साधना इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स में थे। फिर सदगति करके एक लिटरेचर है, उस पर टीवी पे मूवी रिलीज हुई थी। शतरंज के खिलाड़ी एक बहुत फेमस मूवी है, इसके अंदर संजीव कुमार और शबाना आजमी थे। इसको इंग्लिश में वापस से बनाया था और इंग्लिश में रिलीज़ किया था चेस प्लेयर्स के नाम से। तो सत्यजीत रे इसके मेन डायरेक्टर थे। 1977 में रिलीज हुई। गोधुली करके एक मूवी आई थी। ओका उड़ी कथा करके एक मूवी आई थी, जो कफन इनकी स्टोरी पे बेस्ड है, 1977 में आई थी। निर्मला करके एक टीवी सीरीज आई थी 1980 के अंदर। प्रेम सरोवर करके एक टीवी सीरीज आई थी। गुलदस्ता और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की करके भी एक अभी सीरीज आई थी दूरदर्शन पे 2006 के अंदर, इनके भी डायरेक्टर थे गुलजार। गाँव में एक नए ट्रेंड की बात करूँगा, फिल्म्स टू लिटरेचर। फिल्म्स टू लिटरेचर एक नया ट्रेंड है, मतलब टोटली चीज़ें चेंज हो रही है। मतलब अगर मैं लिटरेचर टू फिल्म्स की बात करूँ तो ये तो हमेशा से होता ही आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि एक ईजी फॉर्मेट है, लोगों को फिल्म इंस्टीट्यूट उन्होंने इसे पब्लिश किया है। इसके अलावा शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक एक मूवी आई थी, अनुपमा चोपड़ा ने इसको लिखा है। इसके बाद शोले तो सबके, शोले के बारे में सभी जानते हैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। DDLJ में एक मूवी आई थी, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे, इंग्लिश में इसका नाम था द ब्रेव हार्टेड विल टेक द ब्राइड। मूवी से जब बुक्स बनती तो बुक्स कितनी सक्सेसफुल होती है? अगर इंडिया में तो नहीं, अगर बाहर जैसे ब्रिटिश में लोग मदर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो शायद उनको इंटरेस्ट होगा। बाकी बुक सक्सेस है। अगर एनिमेटेड मूवीज़ की बात की जाए तो बहुत सक्सेस है, क्योंकि उनके स्टोरी बोर्ड जब रिलीज होते हैं तो लोग उसे पढ़ते हैं फॉर एक इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे हम लोग, अगर हम लोग इस लाइन में डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म बनाएंगे और हम लोग चाहते हैं स्टडी करना कि किस तरह उनका स्क्रीन पे दिखाई है, तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से इस तरह की एक सक्सेस है। और अगर इसका बेस्ट सेलिंग हो जाती है ये चीज़, तो नाम बढ़ जाता है और पैसा तो मेन पैसा है, कहीं ना कहीं से पैसा निकालना है उनको। अगर मूवी चली तो ठीक, मूवी नहीं चली तो उसका बुक तो चली। What are the categories in which, like, you said that when literature is taken, the movies are made through books. You said based on and inspired by novel. So what are the categories in which the movies? इसके अंदर कोई कैटेगरीज नहीं है, मैंने कहा ना, जैसे अपन ने पढ़ा है, देखो याद हो, मतलब शूटिंग स्क्रिप्ट जो आखिरी होती है, या तो शूटिंग स्क्रिप्ट जिसके अंदर एक्चुअली सब कुछ होता है कि किस तरह से लाइट्स होंगी, किस तरह से कैमराज होंगे, कहाँ कैमरा प्लेस होगा, कैसे कैसे लिखी गई है, सब कुछ होता है शूटिंग स्क्रिप्ट के अंदर। मतलब वो स्क्रिप्ट जो शूट होनी है वो स्क्रिप्ट को रिलीज कर दिया। जैसे मैं आगे बताऊंगा, वो शूटिंग स्क्रिप्ट रिलीज करी थी अभी जो मूवी आई थी इंसेप्शन, उसकी शूटिंग स्क्रिप्ट रिलीज किया। वैसे स्क्रीन प्ले वो होता है कि कैसे स्क्रीन पे प्ले होने वाली चीज़ें, कैसे कैरेक्टर कैसे किस कैरेक्टर से बात करेगा, तो वो स्क्रीन प्ले को रिलीज कर दिया। तो शायद लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है। पूरी इस फील्ड में काम करते हैं, बट जैसे नॉर्मल रीडर्स जो हम होते हैं, मीन्स जिनको इतनी टेक्निकलिटी पता ही नहीं होती, तो इन लोगों के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज यूजफुल। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ
हूँ ये बात, लेकिन जैसे मैं अवतार मूवी की बात करूँगा, अवतार हम देखते हैं सोचते हैं कि ये मूवी को कैसे बनाया होगा, क्या होगा ऐसा। तो अगर ये जानना हो लोगों की इसके पीछे क्या हुआ है तो उसकी मेकिंग वाली जो मूवी है और उसको पढ़ लोगे तो पूरा दिन जाएगा। तो इस तरह तो सोचा होगा जब लोगों ने इस तरह की एक ट्रेंड को स्टार्ट तो किया। मतलब ये पर्टिकुलरली किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बिलोंग करती है ना? हाँ, मतलब जनरली कोई भी पढ़ सकता है। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो थिएटर में, बाहर निकल के सोच लो कि यार इस मूवी को कैसे बनाया होगा, मतलब क्या टेक्निक्स यूज की होंगी, कैसे वो इंसान ऐसा बोल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बुक में मिल जाएगा तो क्या बुरा है। But this is an exception because this movie has taken 12 years to complete. हाँ, 12 साल लगे तो उसका एक सस्पेंस हो गया कि 12 साल में क्या बनाया हुआ है, क्या पढ़ने के लिए फायदा होगा। 12 years. उसको एज इट इज कॉपी करते हैं या फिर कुछ इंस्पायर्ड है ऐसे? सारा खुद का दिया है। अब जो भी स्क्रीन पे लिखता होगा उसका जो राइटिंग है उसे पब्लिश कर देता है। फॉर दैट DDLJ की बात करी थी, ये भी अनुपमा चोपड़ा ने लिखी है जिन्होंने शोले के बारे में भी लिखी थी। अब ऐसा है कि शोले के बारे में भी लिखा गया, जैसे शोले अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रेट मूवी है तो उसके